हालांकि कोई शक नहीं है कि आपकी इंटेलिजेंस में कोई कमी है। डेफिनेटली आपने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा होगा, डाउट नहीं बना होगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा होगा, ऐसा मैं अगर एज्यूम करके चलूं कि बहुत सारे लोगों ने अगर ये लेक्चर नहीं देखा होगा 21 का फर्स्ट पार्ट, और बाद में भी देखते हैं कुछ डाउट होता है, तो डेफिनेटली आप इसको पूछ लो तभी आगे बढ़ो। क्योंकि टेढ़ी चीज है, एलैप्स रेट जो है वो यूजुअली फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता है, तो आप इसको एक बार दो बार पढ़ लोगे तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे। ऐसा बहुत ही 30 मार्क वाला काम भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक मैं इसको बोल सकता हूँ। चीजें बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है, लेकिन अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी लॉज लगते हैं, जैसे कि गैस लॉ निकल पड़ा था, इन सब पे अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करते हुए इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो हमें कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे भी पूछूं कि आप बताओ कि एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या है, आप बताओ। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कब होगी? स्टेबल सिचुएशन कब होता था? जब एडियाबैटिक लैप्स रेट, मतलब उसमें जब ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट हम पढ़ रहे थे, तो उस केस में स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया होती थी। अगर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चाहिए तो अगर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से भी ज्यादा एडियाबैटिक लैप्स रेट उस सिचुएशन में है तो वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है। मतलब कि जो भी हमारा नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट है, अगर वो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से ज्यादा हो जाए तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरीके से एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? इंस्टेबिलिटी के लिए हमने पढ़ा था कि जब भी घनघोर बारिश वगैरह कब होगी? जब हमारे एटमॉस्फेयर, मतलब जो एयर मास है, एयर पैकेट, एयर पार्सल जो भी हम बोल रहे थे, वो अगर मॉइस्चर ड्रिवन हो या फिर सैचुरेटेड हो। अब जब भी सैचुरेटेड होगा तो हम यहाँ पर पढ़ते थे वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट। तो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में इनस्टेबल कंडीशंस होते हैं। अब एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी चाहिए तो आप क्या करो कि जो भी एडियाबैटिक लैप्स रेट है उसका वैल्यू जो है इससे भी कम कर दो। मतलब कि ये तो ऑलरेडी कम ही होता है सैचुरेशन में, ये और कम कर दो। कितना कर दोगे आप? मान लो नॉर्मल में हमने देखा था सैचुरेटेड में 4 के नियर अबाउट होता है, ये इससे भी कम कर दो अगर एडियाबैटिक लैप्स रेट है, तो एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब घनघोर बारिश, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब होना ही एकदम मतलब होगा ही होगा। तो अगर हमारे एडियाबैटिक लैप्स रेट की वैल्यू जो है, नॉर्मल एडियाबैटिक लैप्स रेट की वैल्यू अगर वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट से भी कम हो जाए तो ये एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी है। और इनके बीच का कॉन्सेप्ट है कि हाँ भी बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती है, उसका क्या कंडीशन होगा? हो सकता है कि हमारा ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट जो भी हो, या फिर ऐसे पढ़ते हैं, जो भी वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट हो उससे थोड़ा ज्यादा हो और हमारे ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से थोड़ा सा कम हो। उल्टा बोल दिया, अच्छा ऐसे होगा। और हमारे ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से थोड़ा कम हो, तो इस केस में एकदम से ज्यादा भी नहीं हुआ। अब इसमें वैल्यूज देख लो ना, अगर जैसे आपको वैल्यू याद होती है ना कि लैप्स रेट की क्या वैल्यू हो, तब भी आप चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, हमने पढ़ा था 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ेंगे तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान नीचे की ओर बढ़ जाएगा। मतलब कि जो नॉर्मल लैप्स रेट होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर का होता है। मतलब कि इसको हम लोग 6 या 6.5 ले लेते हैं। नॉर्मली ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट का जो वैल्यू होता है वो नियर अबाउट 10 के होता है, और जो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है उसका लगभग लगभग वैल्यू होता है 4 के नियर अबाउट। तो नॉर्मली जब भी हम ऐसा कंडीशन देखें कि एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी चाहिए, मतलब लैप्स रेट 4 से भी कम हो जाए, अगर हमें एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी चाहिए तो हमारा एडियाबैटिक लैप्स रेट 10 से ज्यादा हो जाए, और अगर हमको बीच वाला कंडीशन में फंसना है कि हाँ मतलब स्टेबिलिटी तो है लेकिन बारिश भी हो सकता है, ऐसा वाला अगर कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं तो 4 और 10 के बीच में होगा। मतलब 4 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा। मतलब क्या बोला मैंने कि वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट तो ज्यादा होगा लेकिन ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल केसेस हैं। तो देखो यही बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस इसी के लिए हमने कल 1 घंटा, मुझे लगता है 1 घंटे का लेक्चर हुआ ही था कल, तो इसी के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन 1 घंटे पढ़ने के बाद अब इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है? तो ये मेन मकसद हमारा होना चाहिए, मेन मुद्दा, मेन एम यही होना चाहिए कि कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए किसी भी टॉपिक में, ठीक है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। देखो कल ही जब हम बात कर रहे थे एडियाबैटिक लैप्स रेट या फिर सिंपली लैप्स रेट से जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमने इसको डिफाइन करते हुए बताया था कि भाई देखो जब भी हम एटमॉस्फेयर के लेवल में ऊपर या फिर एलिवेशन में ऊपर बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड में आगे ऊपर जाते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि टेंपरेचर में चेंज आता है। टेंपरेचर में ऐसे ही गिरावट को हम लोग बोलते हैं, या फिर जो भी चेंजेस, केवल चेंजेस बोलते हैं, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट, ठीक है? अब हमने पढ़ा था कि नॉर्मल सिचुएशन में डिस्क्लेमर है भाई, यहाँ पर इसको जरा सा पढ़ लेना कि डिस्क्लेमर क्या बोलता है, स्टार मार्क्स लगा के, कि ये वाला जो भी बातें हम कर रहे हैं वो मोर और लेस ट्रोपोस्फियर की बात ही हो रही है, ठीक है? उसके आगे चल के पूछने की जरूरत नहीं है चीजों की। अब देखो क्या है कि यहाँ पर लैप्स रेट जो है, नॉर्मली अगर सिचुएशन में ऊपर की तरफ जाते हैं तो ट्रोपोस्फियर में टेंपरेचर कम होता है, ठीक है? जब भी टेंपरेचर कम होगा तो मतलब नॉर्मल वाला कंडीशन है। जब भी नॉर्मल कंडीशन कुछ भी होता है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए लैप्स रेट हमारा पॉजिटिव होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाए कि अगर टेंपरेचर जैसे से हम एलिवेशन में ऊपर जा रहे हैं, टेंपरेचर अचानक से बढ़ने लग जाए या फिर टेंपरेचर ग्रेजुअली बढ़ने लग जाए, तो ये एक ऑपोजिट कंडीशन होगा। इस ऑपोजिट कंडीशन में लैप्स रेट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और जब भी लैप्स रेट नेगेटिव होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेंपरेचर इन्वर्जन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है? तो जुड़ा हुआ टॉपिक है लैप्स रेट से ही। टेंपरेचर इन्वर्जन हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे जहां पर ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं सेटल हो पाता है। अब वो जो भी एक्सेप्शनल केसेस हैं उनके क्या क्या कंडीशंस हैं, उनसे क्या क्या इफेक्ट होता है, वो सारी बातों को हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे, और पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर को मिला के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। एक कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको अगर याद हो, कि भाई बताओ कि एक तो होता है ग्रीन हाउस गैस और एक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन दोनों में कौन कौन सी गैसेस शामिल है? देखो क्या होता है जब भी ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक प्रोटोकॉल याद आना चाहिए कि भाई एक तो है हमारा कौन सा, वेरी गुड, क्योटो प्रोटोकॉल। इसी ने ग्रीन हाउस गैसेस की डिफिनेशन वगैरह स्टार्ट किया था। इसी ने बताया था कि भाई देखो ये 5-6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन्हीं के बारे में फोकस करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर मजेदार ये रही और थोड़ा याद करने वाली, समझने वाली ये रही कि क्योटो प्रोटोकॉल में वाटर वेपर जो है वो कहीं पर भी नहीं लिखा है, ठीक है? तो इस बात का एकदम ध्यान देना, कभी कभी यूपीएससी मतलब आपको घुमा सकता है इस बारे में। आपको यूजुअली पता ही होता है कि वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर वो नहीं है। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, एक है हमारे पास मीथेन, फॉर्मूला वगैरह तो पता होगा ना आपको इतना, CH4 मतलब मीथेन होता है, ठीक है? एक होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एक होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, एक होता है PFC परफ्लोरोकार्बन, और एक होता है हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब कि SF6। यही 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि क्योटो प्रोटोकॉल ने अपने प्रोटोकॉल के अंदर में इनको काउंट किया है। अब बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ऐसे ओवरऑल 8 गैसेस हैं। यहाँ पर देखो वाटर वेपर को ना इंक्लूड करने का कारण भी ये हो सकता है कि भाई वाटर वेपर जो है वो कोई गैस थोड़ी ना है, वो तो वाटर है, वो गर्म कर दिया तो वेपर में चेंज हो गया है। तो यूजुअली तो उसका जो बेसिक नेचर है वो लिक्विड का ही है, तो गर्म के कारण वेपर में चेंज हुआ है। तो ऐसा कोई गैस नहीं मानते हैं इसको, हो सकता है इसलिए उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल में वाटर वेपर को ना कंसीडर किया हो, मतलब ग्रीन हाउस गैस के अंदर ना कंसीडर किया हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 गैसेस हमें याद करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो वो जो दिल्ली में सबसे ज्यादा आजकल एकदम चर्चा में है, कौन सा? PM2.5 और PM10, मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये 10 और 2.5 इसका साइज
साइज बताते हैं, 2.5 बहुत ही छोटा होगा, PM10 थोड़ा छोटा होगा। इसलिए आप देखते होगे जब भी आप मास्क खरीद रहे हो आज के टाइम पर, तो आप मास्क में देखते होगे कि वहाँ पर साफ-साफ लिखा होता होगा कि ये भाई PM2.5 को भी फ़िल्टर करेगा, PM10 को भी फ़िल्टर करेगा, मतलब उसके अंदर इतने छोटे-छोटे फ़िल्टर्स लगे हैं कि वो PM2.5 को भी पास नहीं करने देंगे, ठीक है? ओके। इसके अलावा और कौन-सा होता है? एक होता है ओज़ोन, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों भाई-भाई एक साथ आते हैं। यहाँ पर याद रखना कि नाइट्रस ऑक्साइड था N2O और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड था, तो ये उसका छोटा भाई यहाँ पर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और कि बिल्कुल अलग ही जो 2 दुनिया है इनकी, एक तो अमोनिया की है और एक लेड की है। तो इन सभी चीज़ों से 8 चीज़ें PM2.5, PM10, ओज़ोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लेड, ये 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर नाक्स के द्वारा NAAQS जो होता है उसके द्वारा बनाए गए हैं। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे कुछ करके नाम है। तो यहाँ पर इन सब बात की हमने कर ली, जितनी भी कल वाली सिचुएशन में थी चीज़ों को रिलेट करके भी देख लिया कि लैब रेट से कैसे रिलेशन में आता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें हम फिर। ओके, तो हम एटमॉस्फेयर पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ भी पढ़ चुके हैं, लैब रेट पढ़ चुके हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी हमने पढ़ लिया था कल ही। अब आज आखिरी टॉपिक बचता है इसका टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन को पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वर्टिकल टेम्परेचर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जब भी ऐसा कुछ भी होगा तो उस केस में हम लोग लैब रेट की यूनिफॉर्मिटी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम बताओ कि अगर हम एल्टीट्यूड के हिसाब से ऊपर बढ़ते रहे तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा। तो कभी-कभी क्या होता है, जैसे ट्रोपोपॉज़ में हमने पढ़ा था, हम जब ग्राफ भी बना रहे थे तो आपको पता नहीं याद है कि नहीं, हमने एक बार टेम्परेचर वेरिएशन का ग्राफ बनाया था पूरे लेयर में कि ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये मेसोस्फियर है, ये एक्सोस्फियर है। उस केस में तो आपने देखा होगा कि पहले ये जो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बता रहा था, तो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, मतलब यहाँ पर काफी माइनस में टेम्परेचर होगा, यहाँ पर काफी पॉजिटिव में टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऐसे चल रहा था, ट्रोपोपॉज़ पर आते-आते ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया अपने ही ऊपर, फिर ओजोन के प्रेजेंस में आके ये टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगा, ठीक है? मतलब ऐसे कुछ ग्राफ हमने पढ़े थे कि नहीं? तो इसी बेसिस पर ये बोल रहे हैं कि ट्रोपोपॉज़ पर लैब रेट 0 हो जाता है। लैब रेट 0 क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब चेंज ही नहीं होगा तो लैब रेट आएगा, तो दोनों इसीलिए कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। लोअर स्ट्रेटोस्फियर में लैब रेट हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, क्यों? क्योंकि ट्रोपोपॉज़ में टेम्परेचर चेंज नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होने की बात हो तो भले हो सकता है। तो इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाला फेनोमेनन, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा धीरे-धीरे। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे आज बेसिकली टेम्परेचर एनोमली, फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन और जो भी अलग-अलग टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइप्स हैं, उनके इफेक्ट्स हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो टेम्परेचर एनोमली क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। नॉर्मल कभी भी, जैसे जो भी आपका मीन टेम्परेचर है आपकी जगह का, जिस जगह पे आप रहते हो, उस मीन टेम्परेचर वाली जगह पर अगर हम ये देखें कि क्या टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है क्या, कि अगर लैटिट्यूड पे, उसी लैटिट्यूड जिस लैटिट्यूड पे आप रह रहे हो ना, उसका टेम्परेचर, मतलब आप जहाँ रह रहे हो एग्जैक्टली, और जो भी आपका पूरा लैटिट्यूड है उसका एक मीन टेम्परेचर मतलब एवरेज टेम्परेचर जो है, उनके बीच में अगर कुछ भी डिफरेंस आता है तो हम बोलेंगे कि आप गड़बड़ हो गई, या तो ये टेम्परेचर की एनोमली हो गई, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया है। इसको हम लोग थर्मल एनोमली भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा एनोमलीज कहाँ देखने को मिलेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कि सदर्न हेमिस्फीयर में? ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लैंड और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी हद तक चेंजिंग सिचुएशन में, बहुत अल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पर। अल्टरनेटिव मतलब सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे क्या बोल सकते हैं इसको, डिफरेंसेस हैं कि कभी पानी आता है, कभी जमीन आता है, फिर पानी आता है, फिर जमीन आता है। तो इस बेसिस पर हम इसको टेम्परेचर एनोमली का नाम देते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो है हमारा, उसको टेम्परेचर इन्वर्जन को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम समझने की कोशिश करते हैं यूपीएससी 2013 में जो क्वेश्चन पूछ चुका है उससे। इन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिनोमेनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन? टेम्परेचर इन्वर्जन के फिनोमेना से आप क्या समझते हैं मेट्रोलॉजी में? इसके बाद आप बताओ कि हाउ डज इट अफेक्ट वेदर एंड हैबिटेट्स ऑफ द प्लेस। अब देखो ये पहला वाला जो पार्ट है तो ज्योग्राफी का है, लेकिन हाउ डज इट अफेक्ट वेदर, चलो ये भी आप बता लोगे, लेकिन हैबिटेट्स ऑफ द प्लेस, ये जो हैबिटेट्स ऑफ द प्लेस की बात की गई है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपना दिमाग, अपना शातिर दिमाग लगाओ आप, और उस बेसिस पर समझने की कोशिश करो कि इसके टेम्परेचर इन्वर्जन के होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी हम पढ़ेंगे भी कि भाई देखो क्या होता है, फसलों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, इंसानों पर प्रभाव पड़ेगा, वहाँ की मार्केट सिचुएशन पर, वहाँ की इकोनॉमी पर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो हम लिख देंगे कि भाई ये हैबिटेट्स में ये सारी चीजें की प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस सिंपल सा ही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जानते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना जो है वो होता क्या है। देखो ये है हमारा नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है? नॉर्मल सिचुएशन मतलब ये वाला, ये हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब मिनटों जिंदगी को ये दिखाएगा, ये हमारी नॉर्मल जिंदगी को दिखाएगा। नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है हमारे, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ट्रोपोपॉज़ तक पहुंचते हैं, पता चलता है कि -80 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि जो भी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल सिचुएशन है वो नीचे हॉट एयर होगा और ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते कोल्ड एयर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ था डिस्कशन पेज पर कि ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों कम होता है? अरे भाई 2-3 दिन से यही तो समझा रहा हूं मैं कि टेम्परेचर क्यों कम होता है, उसके पीछे का रीजन है प्रेशर। प्रेशर से रिलेटेड करके बताओ ना कि जिस हिसाब से जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे यहाँ, उसका अपना वेट है, उसके वेट से गैस लॉ कहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली, सॉरी, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेशन में आते हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, तो ऊपर ऊपर चलते जाएंगे तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी हमारा कम होगा। ये फिर से डिस्क्लेमर देता हूँ कि कहाँ तक बात हो रही है यहाँ पर, वेरी गुड, वहीं तक जहाँ तक आप समझ रहे हो। ओके, तो नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मली क्या हो रहा है कि हॉट से कोल्ड की तरफ हम ऊपर के एलिवेशन में बढ़ते जाते हैं, लेकिन होता है कभी कभी उल्टी बात। ये उल्टी बात होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की। टेम्परेचर इन्वर्जन बेसिकली क्या करता है कि या तो ऐसा करे कि जो भी कोल्ड एयर है वो जमीन पर नीचे की सतह पर बने और उसके ऊपर जो है वो एक गर्म हवा का एक लेयर बन जाए। जहां भी ऐसा होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन हो चुका है। टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब नेगेटिव लैप्स रेट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ये सब चीजों को कि ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर के चेंजेस में 6.5 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल रूल है, ये चेंज हो जाए। इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर में राइज विद हाइट गेन। इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी कूलर एयर है वो तो अर्थ के पास ही रहेगी और वार्मर एयर जो है वो ऊपर की तरफ रहेगी। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा और इसी को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन का नाम देंगे। पढ़ते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं और आइडियल कंडीशन कौन कौन से हैं जहां पर ऐसे टेम्परेचर इन्वर्जन को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स पढ़ लेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इफेक्ट की बात करते हैं। देखो सबसे बढ़िया इफेक्ट ये है कि टेम्परेचर इन्वर्जन जहां पर भी होगा वहां पर क्लाउड बनेगा, प्रेसिपिटेशन और विजिबिलिटी, ये सारी चीजें होने लगेंगी। अब इसके पीछे का रीजन समझो। बोलते हैं कि इन्वर्जन हमेशा एक कैप के जैसा काम करता है, ढक्कन जैसे बोतल में हम लोग ढक्कन लगाते हैं ना, ये ढक्कन जैसा काम करता है। ये टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब इस बोतल के अंदर इनके हिसाब से ठंडी हवाएं भरी हैं और ये जो ढक्कन है ये अपने आप में गर्म हवा है। तो क्या हुआ कि जैसे इस ठंडे हवा के ऊपर गर्म हवा ने ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने का मतलब कुछ भी अंदर से बाहर जा ही नहीं पाएगा, ट्रैप हो जाएगा इसके अंदर। तो इसीलिए इस इन्वर्जन को कैप जैसा बोलते हैं और होगा भी क्यों नहीं, आप इसको समझो। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि भाई टेम्परेचर जो है वो या फिर एयर जब भी राइज करता है तो वो स्ट्रेटोस्फीयर वगैरह तक क्यों नहीं पहुंच जाता है, वो ट्रोपोपॉज़ पे आके रुक क्यों जाता है, उसकी वहीं फैलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन ये था कि भाई देखो यहाँ
क्या होगा कि जो भी एयर मॉलिक्यूल अगर थोड़ा गर्म होगा तो वो अपने आप को सराउंडिंग से हीटेड समझेगा, और जब भी हीटेड समझेगा तो वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन ऊपर मूव करते करते वो कूल भी हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा ही आएगा जब ट्रोपोपॉज पे पहुंचेगा तो उसका टेम्परेचर इस हिसाब से होगा कि वो उसके अगर ऊपर जाए तो उसको लगेगा कि ऊपर का जो भी क्लाइमेट है हमारे ट्रोपोपॉज से तो ज़्यादा ही गर्म है। जैसे ही मान लो एयर मास का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ट्रोपोपॉज के ऊपर बढ़ रहा है, चल रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर -50 है, -40 है, -30 है। तो जब -80 डिग्री सेल्सियस का कोई भी एयर मास एयर पार्सल जब ऊपर बढ़ेगा उसको लगेगा ऊपर तो टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, ये कम वाले टेम्परेचर की। जिसकी टेम्परेचर कम होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ऐसा होता है ना, जो भी ठंडी चीजें होंगी पानी वानी के चक्कर में उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा कि डेंसिटी ज्यादा है, अब डेंसिटी ज्यादा होने के बाद कोई तो ऊपर जाएगा नहीं ना, ऑब्वियसली बात है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। तो इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर तक कोई भी हवाएं वगैरह पहुंच ही नहीं पाती, उसका रीजन यही है। इसलिए तो क्लियर स्काई के चलते ये एरोप्लेन वगैरह ये सारी चीजें उड़ती हैं उसमें। तो आपने भी देखा ही होगा मुझे लगता है कि जब भी आप एयर से या फिर प्लेन से ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे बादल जो होते हैं वो आपके नीचे होते हैं, ना कि आपके ऊपर। तो जो बादल आपके नीचे है ना वही लेयर है, समझ लो ट्रोपोपॉज का, उसके ऊपर टेम्परेचर चेंज हो चुका है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? ओके। बहुत बार आपको लगता होगा कि ये जो -80 डिग्री सेल्सियस है ये सब फील क्यों नहीं होगा, क्या एकदम से बर्फ जमनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए? तो ऐसा होता नहीं है कुछ भी। वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इस हिसाब से एक्ट करते हैं कि उतना कुछ पता नहीं चलता है। तो इसलिए एकदम से इतना चीज़ों को प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत नहीं है, होते हैं बस इतना आप समझते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सेम कंडीशन हो रहा है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर ही ऐसा कंडीशन बन जा रहा है कि जमीन पर तो ठंडी जगह है लेकिन उसके ऊपर गर्म हवा का एक लेयर आ गया है। तो ऑब्वियसली यही होगा ना कि जो भी हवाएं, जो भी एयर पॉकेट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रही होंगी यहाँ तक तो बढ़ेंगी, लेकिन ऊपर तो ऑलरेडी गर्म हवाएं प्रेजेंट है तो इसके चक्कर में तो और ऊपर बढ़ नहीं पाएंगी। तो इसीलिए ये एक कंडीशन जो बनता है ये बनता है स्टेबिलिटी का कंडीशन। भाई जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा ही नहीं तो स्टेबिलिटी ही तो होगा। ड्राई एडियाबैटिक लैब स्टेट में हम यही तो पढ़ रहे थे कि स्टेबिलिटी जैसे ही मेंटेन होगा तो यहाँ पर एक चीज आप समझो, ना ही बहुत ज्यादा हीटिंग हो रहा है ना ही बहुत ज्यादा कूलिंग। अच्छा एक बात आपके मन में भी बन रहा होगा कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। बहुत ही सिंपल सा है, देखो जैसे कि मान लो अर्थ का ये सरफेस है, ठंडियों के दिनों में पेक्यूलियरली मैं बात कर रहा हूँ कि स्पेसिफिकली ठंडी के दिनों में क्या होगा कि ये सरफेस चूंकि टेरेस्ट्रियल लैंड है, ये टेरेस्ट्रियल लैंड जितना जल्दी गर्म होता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो ज्यादा ही ठंडा हो जाता है ठंडियों के दिन में। जब बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर के जो भी एयर मासेस होंगे वो भी इससे कांटेक्ट में रहेंगे, जब इसके कांटेक्ट में आने से वो भी काफी ठंडे हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडा। लेकिन ये जो रेडिएशन या फिर जो अर्थ का ठंडापन है वो तो केवल अर्थ के सरफेस के पास ही मिल रहा होगा, बहुत ऊपर ऊपर तो मिलेगा नहीं। तो ऊपर की लेयर अभी भी अपने में मस्त है, अपने में गर्म ही है, उसको भनक भी नहीं लग रही है कि नीचे वाला हवा जो है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन वो ऊपर बढ़िया गर्म होकर पड़ा हुआ है। तो ये एक टेम्परेचर इन्वर्जन कंडीशन बनाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन में आपको हमेशा डस्ट, स्मोक, एयर पॉल्यूटेंट ये सारी चीजें ट्रैप होते हुए दिखेंगी। और ट्रैप क्यों होता है? क्योंकि ऐसा टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हमेशा कैप का काम करता है, वो कुछ भी निकलने नहीं देगा, ना डस्ट ना स्मोक ना ही दूसरे पॉल्यूटेंट। वो इसलिए क्योंकि ये सब भी जब भी चिमनी फैक्ट्री इन सब से निकलते हैं तो इन सब का भी अपना एक टेम्परेचर होता है। ठीक है, और वो टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच सकता है? केवल केवल जहां पर इनकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब ये वार्म लेयर की और कोल्ड लेयर की। इतनी बात समझ में आ गई? तो दिल्ली जैसे जगहों पर आप देखोगे कि ठंड में और ज्यादा खतरनाक धुंध छा जाता है, फॉग छा जाता है। वो पूरा का पूरा फॉग नहीं होता है भाई, वो क्या होता है उस टाइम पर टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ होता है, और टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण जो भी डस्ट, स्मोक, एयर पॉल्यूटेंट ये सब होते हैं वो दिल्ली में बढ़ जाते हैं। और इसका रीजन कौन सा है? टेम्परेचर इन्वर्जन का। अब देखो यहाँ पर होगा यूं कि जब ये बहुत ऊपर तक तो बढ़ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर जो कन्वेक्शन क्लाउड्स बनने वाले थे वो कन्वेक्शन क्लाउड्स नहीं बन पाएंगे। कन्वेक्शन क्लाउड बनेंगे ही नहीं तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन नहीं मतलब कि बारिश नहीं, बारिश नहीं का मतलब है कि स्टेबल कंडीशन। इसलिए हमने बताया कि टेम्परेचर इन्वर्जन स्टेबल कंडीशन बनाता है। देखो कुछ एक्सेप्शनल अभी आगे पढ़ेंगे, एक कंडीशन है एक्सेप्शन का, लेकिन उसको पढ़ेंगे। फिलहाल टेम्परेचर इन्वर्जन के और इफेक्ट पढ़ते हैं। इसमें इफेक्ट में लिखा हुआ है कि भाई देखो जो भी हमारा विजिबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाता है इसी टेम्परेचर इन्वर्जन के चलते। जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे के तल में पैक हो जाते हैं, लॉक्ड हो जाते हैं। अब इसके चलते होगा यूं कि जब तक आप समझो कि ये सारी कंडीशंस हटते नहीं है, फॉगी कंडीशन नहीं हटता है, तब तक ये ऐसे ही बने रहेंगे। ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो टेम्परेचर के दिन में और रात में जो दो तरफ वेरिएशंस होते हैं उसमें भी बिलीव करता है। और ये बताता है कि देखो इन्वर्जन्स जो है वो बेसिकली डायर्नल वेरिएशंस को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे होगा? चेंज इन टेम्परेचर, और डायर्नल वेरिएशन जो है वो भी काफी कम ही होता है लेकिन फिर भी देखने को मिल जाता है। अब देखो इससे होगा क्या कि फॉग कंडीशन बनता है, मतलब कि जो भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कोहरा बोलते हैं या फिर धुंध बोलते हैं, ये सब कोहरा, धुंध, फॉग ये सब बनेगा यहाँ पर। आप इसको देखोगे कि सरफेस तो हमारा ठंडा हो गया है और ऊपर अगर गर्म हवाएं थोड़ी बहुत भी अगर चलने की स्थिति में होती हैं तो हमेशा इस ठंडे वाली हवाओं से टकराते हुए चलेंगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना आप हमेशा, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ड्यू पॉइंट का, याद है आपको? सैचुरेशन पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि अब पेट भर गया, इससे ज्यादा कुछ भी पानी एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। ड्यू पॉइंट मतलब हमेशा कंडेंसेशन के रेस्पेक्ट में बोलते हैं हम यहाँ पे। क्या होता है कि जब वाटर या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल है या फिर जो भी एयर पार्टिकल है उसका सैचुरेशन हो जाए कि भाई अब वो उससे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स को अपने तक नहीं रख सकता है, मतलब उससे ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स, सॉरी उसके ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस केस में क्या होता है? वो उसका ड्यू पॉइंट होता है। उसके बाद सीधे बारिश ही होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे बहुत ही सिंपल सा आप क्या करो कि बिल्कुल एक ग्लास में ठंडा पानी भरो। आपने देखा भी होगा गर्मियों के दिन में कि आप एक ग्लास में जब ठंडा पानी भरते हो और उसको अगर टेबल पर आपने छोड़ दिया तो इस ग्लास के ऊपर ऊपर पानी क्या ग्लास के अंदर से निकल के बाहर थोड़ी ना आया होगा, वो तो जो भी एटमॉस्फेयर में रहा होगा चीज वो ही कंडेंस हो गया होगा। मतलब कि अभी तक एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट था लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था कंडेंस होने से। जैसे ही वो ग्लास के सतह से टकराया जो कि काफी ठंडा था वो कंडेंस हो गया। मतलब हमेशा ऐसा ही होगा, जब भी कुछ भी चीज ठंडे चीज से टकराएगी या फिर ठंडे चीजों के पास रहेगी तो वो कंडेंस हो जाएगी, उसका ड्यू पॉइंट बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं वैसे ही समझ लो एटमॉस्फेयर में भी वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं जिनको हम लोग कोहरा, धुंध, फॉग ये सारी बातें बोलते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जो भी वार्म एयर होगा, जो कि मॉइस्चर लेके आ रहा होगा, वो इतने ठंड वाले जगह पर जैसे ही टकराता है या फिर आप नीचे के भी सरफेस पर देखोगे तो जब नीचे का टेरेस्ट्रियल लैंड जो है हमारा वो काफी ठंडा हो चुका है तो जो भी हवाएं उससे बहते हुए निकलेंगी वो अपने आप में ही कंडेंस हो जाएंगी। तो इसीलिए फॉग कंडीशन बनता है। ठीक है, और ऊपर की गर्म हवाएं भी ऊपर से बहते हुए आती हैं तो जैसे जैसे ये ठंडी हवाओं कांटेक्ट में आती है तुरंत कंडेंस हो जाती हैं, तुरंत ही ड्यू पॉइंट अचीव कर लेती हैं। तो इस बेसिस पर भी फॉग कंडीशन बनता है। तो मतलब फॉग, फ्रॉस्ट ये सारी चीजें बनेगी ही बनेगी। फ्रॉस्ट कब बनेगा? जब कंडेंसेशन जो गर्म हवाएं इसके ऊपर चल रही हैं वो जब बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं हो तो जब भी आप देखोगे अचानक से ड्यू पॉइंट आ जाए या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस में आ जाए तो वो
फ्रीजिंग पॉइंट काफी कम हो जाता है। जब उस टाइम पर फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो वो सीधे फ्रॉस्ट में बनेगा। फ्रॉस्ट मतलब जो आइसी नेचर के होते हैं, बर्फ जैसे छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं, उनको हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं। नॉर्मली कोहरा तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेकिन जैसे कि पानी के ड्रॉपलेट कहाँ पे, जैसे कि आप अगर कोई भी अपनी कार बाहर पार्क करते हो तो सुबह सो के उठते हो, देखते हो कि ग्लास के विंड पेन पर या फिर ग्लास कार के दूसरे बॉडीज पर भी पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं। वो छोटी छोटी बूंदे होती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि कार की जो बॉडी है वो बहुत तेजी से ठंडी हो गई, और जो उसका एटमॉस्फेयर रहा है वो उतनी तेजी से ठंडा नहीं होता, लेकिन जैसे ही कार के बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है वो भी अचानक से ठंडा जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, वहीं पर ड्यू पॉइंट अचीव कर लेता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से कि कैसे टेम्परेचर इन्वर्जन में फॉग कंडीशन बनते हैं, फ्रॉस्ट कंडीशन बनते हैं, और इन सबसे कभी फिर आप भूलेंगे नहीं ये सारी चीजें। लेकिन बात ये होती है कि जब भी प्रेसिपिटेशन वगैरह ये जो भी होगा, अब ये क्लाउड ऊपर तो बन नहीं पाएगा और ना ही इस सिचुएशन से बारिश वगैरह होगी, तो इसमें क्या होगा कि स्टेबिलिटी मेंटेन होगी। ना ही ये हर बार ऊपर जा रहे हैं, ना ही ये नीचे आ रहे हैं, बस एक जगह टिके हुए हैं। तो ये एक प्रकार की एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी का संकेत है। जो भी कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ऊपर तक बन नहीं पाते हैं। ये मतलब कि कन्वेक्टिव क्लाउड्स की बात कर रहे थे, पहले भी हमने बात किया था, तो उसमें भी यही हुआ था कि कन्वेक्टिव क्लाउड्स को बनने के लिए क्या चाहिए, ऊपर ऊपर बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे ऊपर बढ़ने के लिए, उतना ही थिक ये क्लाउड बनेगा, और जितना थिक ये क्लाउड बनेगा उतना ही तेजी से बारिश होगा। तो यहाँ पर तो जस्ट ऑपोजिट कंडीशन है, बारिश वगैरह हुआ नहीं, तो कन्वेक्शन क्लाउड जो है वो उतना ज्यादा नहीं बन पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो कि जब भी ऐसा कुछ भी कंडीशन बनता है, फॉग का कंडीशन है जो भी है, तो एक तो यातायात में ट्रैफिक वगैरह में काफी प्रॉब्लम, काफी कंजेशंस देखने को मिलते हैं। हमारा दिन जो है वो भी काफी लेट से स्टार्ट होता है, तो चीजें सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा आप देखो कि इतने ठंड कंडीशन में जो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वगैरह होते हैं वो क्या सस्टेन कर पाएंगे, अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो जो भी टेम्परेचर इन्वर्जन है उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि एग्रीकल्चर में उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब अफेक्ट हो जाती है, या फिर मतलब ऐसी चीजें कि जहाँ पर जो क्वेश्चन में नहीं पूछा था कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस चेंज, तो वहाँ पर इन इफेक्ट्स का आप नाम हल्का फुल्का आप जरा सा जिक्र कर सकते हो। इनके अलावा और भी आप बहुत सारे इनोवेटिव कामों को सोच सकते हो। अगर हम पढ़ें कि टेम्परेचर इन्वर्जन के आइडियल कंडीशंस कौन से होते हैं, तो ऐसे बेसिक 3 कंडीशंस होते हैं जो कि टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए बहुत ही जरूरी है। एक होती है लंबी रातें, लॉन्ग नाइट्स। कब होंगे? ऑब्वियसली विंटर के सीजन में होंगे। क्लियर स्काइज और काम एंड स्टेबल एयर। देखो लंबी रातों के होने से क्या होता है कि जो भी टेम्परेचर रेडिएट करने की जो उसको टाइम पीरियड मिलती है, जैसे कि दिन भर तो सन रेज पड़ता है अर्थ के ऊपर, और जो भी लैंडस्केप होते हैं मतलब जो भी लैंड सर्फेस होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता रहता है। जैसे ही सन सेट होता है शाम के टाइम पर, फिर अब ये जो अर्थ हीट हो चुका है ये अपनी हीट रेडिएट करना स्टार्ट करता है। तो अगर लंबी रातें होंगी तो ये काफी देर तक रेडिएट करते करते इसका सर्फेस जो है काफी ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा। दूसरा आइडियल कंडीशन क्लियर स्काइज का है। देखो अगर इतना सब कुछ हो भी जाए, लेकिन फिर भी अगर बादल है आसमान में या फिर स्काइज क्लियर नहीं है, चांद तारे ये सारी चीजें हमको नहीं देखने को मिल रही है, उस टाइम में टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई जब भी हीट रेडिएट होता है तो उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए ना, तभी तो ठंडा होगा। अगर उसको मैं बोल रहा हूँ कि हीट निकालो, लेकिन हम वहीं पर उसी जगह पर उस हीट को ट्रैप भी कर दे बादल के चलते, तो फिर टेम्परेचर इन्वर्जन तो देखने को मिलेगा नहीं। तो इसके चलते अगर क्लियर स्काइज होता है तो ये जो रात पीरियड में रेडिएट करते हैं ये लोग वापस स्पेस में हीट को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कर देंगे, जिसके बेसिस पर सारा हीट जब रेडिएट हो जाएगा तो सरफेस काफी ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्जन दिखेगा। तीसरा है काम एंड स्टेबल एयर। देखो यहाँ पर ये होता है कि अगर ऊपर नीचे अगर मिक्सिंग ऑफ एयर होता रहा है सबका, तो क्या होगा कि टेम्परेचर में चेंजेस आते जाएंगे, कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है। तो इन सब जगहों से अगर बिल्कुल स्टेबल कंडीशन हो, जहां पर हवाएं नहीं बह रही हैं, बिल्कुल सिंपल काम एयर है, तो वहां पर भी आप देखोगे कि उन टेम्परेचर्स का ठंडा होना बहुत ही जल्दी लाजमी है, क्योंकि वो कहीं मूव तो नहीं कर रही है ना। जैसे ही अर्थ का सरफेस ठंडा हुआ, काफी ठंडा हुआ, उसके कॉन्टैक्ट में जो भी ऊपर रहा होगा वो भी ठंडा हो जाएगा। इसके चलते हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन की ये 3 आइडियल कंडीशन हमेशा पढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है कि टाइप्स क्या क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन के। एक तो है हमारे पास एयर ड्रेनेज टाइप ऑफ इन्वर्जन, दूसरा है सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन जिसकी भी हम बात करते आ रहे हैं, तीसरा है अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, और एक है एडवेक्शन टाइप टेम्परेचर इन्वर्जन। इन सबको और भी दूसरे दूसरे नाम से, जैसे कि इंटर माउंटेन वैली में जो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है उसको हम लोग एयर ड्रेनेज बोलते हैं। जो भी नॉर्मल ग्राउंड सरफेस पर इन्वर्जन होता है उसको सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं। कभी भी सब्सिडेंस इन्वर्जन होता है तो उसको अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। और अगर फ्रंटल के बेसिस पर इन्वर्जन होगा तो इसको एडवेक्शन बोलते हैं। क्या है, कठिन नाम है, हमें बताता है, लेकिन अभी जब आप समझोगे तो आप इन सभी चीजों को बहुत इस तरीके से काउंटर कर सकते हो। देखो पहला क्या है कि इंटर माउंटेन वैली में टेम्परेचर इन्वर्जन होने की बात हो रही है। क्या होता है आपको पता होगा कि देखो जिस मान लो हीट रेडिएट करने की बात कर रहे हैं, तो हीट रेडिएट वहां पर ज्यादा होगी ना जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। क्या टॉप पीक पर जो होते हैं वहां के सरफेस एरिया ज्यादा होते हैं कि यहाँ बेस बॉटम के सरफेस एरिया ज्यादा होंगे? आप बताओ। ऑब्वियस बात है कि जो भी नीचे वाले हैं यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ये हीट जल्दी से रेडिएट करेगा। जैसे जैसे हीट रेडिएट ज्यादा होगा तो पीक के मुकाबले यहाँ वाला टेम्परेचर जल्दी से ठंडा हो जाएगा। मतलब जो वैली का जो एक यहाँ पर मिल रहा है, वैली का जो ये पोजीशन है, ये वैली का पोजीशन जल्दी ठंडा होगा अगर हम इन पीक कंपैरिजन की बात करें तो। अब यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलेगा कि ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमको यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक का भी मिल सकता है, लेकिन प्लेट्यू या सॉरी यहाँ पर वैलीज के रीजन में आप देखोगे कि यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रह पाता है। और दूसरा रीजन ये भी है कि देखो जो भी ठंडी हवाएं होती हैं वो अपने आप में डेंस होती हैं। जो भी डेंस होगी तो ये स्लोप से नीचे आ जाएंगी ना, ये स्लोप पर टिक तो नहीं पाएंगी, तो इसीलिए ये जितनी भी ठंडी हवाएं होती हैं वो भी नीचे सब इकट्ठी हो जाती है। और यहाँ पर अगर कोई भी गर्म हवा बनी भी होंगी तो उसको वो ऊपर की तरफ धक्का देती है कि चलो हम लोग आगे, अब तुम ऊपर जाओ। तो बगल बगल से भी ठंडी हवाएं नीचे की तरफ बहती हैं, और प्लस वैली जो है वो भी ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है अपने पीक, अपने चोटी के हिसाब से। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर एक टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड सिस्टम पर आप देखोगे कि टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, मतलब वैलीज में, और जो ऊपर पीक्स होते हैं वहां पर टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। तो ये एक इंटर माउंटेन वैली को हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन के अंदर में देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी अपर लेयर्स हैं रिलेटिवली वार्मर होंगे, और जो भी लोअर लेयर्स हैं वो रिलेटिवली कोल्डर होंगे, और टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन होने से अब यहाँ पर होगा क्या, आप देखोगे कि ये तो हो गया टेम्परेचर इन्वर्जन, लेकिन यहाँ नीचे वाले एरियाज में, वैलीज वाले एरियाज में आप ये फिनोमेना यूजुअली आप ना हायर लैटिट्यूड्स पर देखते हो, मिडिल लैटिट्यूड्स पर देखते हो, जहाँ पर सन रेज उतनी ज्यादा नहीं आती हैं। टेम्परेट जोन की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ के लोगों की दिनचर्या भी तो खराब होगी ना, कि रात के टाइम पर तो आप देखोगे कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा नहीं है कि जब ठंडियां बहुत ज्यादा पड़ने लगती हैं तो जितनी भी पॉपुलेशन माउंटेन सर्फेस पर, मतलब माउंटेन के वैलीज वगैरह में प्रेजेंट होती है, वो वहां से माइग्रेट करके नीचे की तरफ और आ जाती है। तो इसी यही सब रीजन है कि यहाँ पर भी टेम्परेचर इन्वर्जन को हम समझ सकते हैं।
ठीक है। दूसरा है ग्राउंड इन्वर्जन, जिसकी तुलना अभी तक हम या फिर जिसकी बात अभी तक हम कर रहे थे कि नॉर्मल जो भी सिचुएशन होता है, नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है कि टेम्परेचर, ये ग्राउंड हीट होगा और ये ग्राउंड जब भी हीट होगा तो ये वापस से फिर रेडिएट करेगा, तो यहाँ पर गर्म हवाएं होंगी और उसके ऊपर ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठंड के टाइम में जब विंटर सीजन होता है तो ये सरफेस जो है वो बहुत तेजी से ठंड हो जाती है, एकदम जब टेम्परेचर इसका ड्रॉप हो गया तो इसके पास में रहने वाले सभी एयर का भी टेम्परेचर कम हो गया, और इसके चलते क्या होगा कि इसके ऊपर, जैसे कि मैं बता रहा था कि गर्म हवाओं को भनक भी नहीं लगती है कि नीचे की हवा ठंडी हो गई है, और अपने आप में ये एक टेम्परेचर इन्वर्जन बन जाता है। तीसरा जो हमारा टाइप है, सॉरी अभी ग्राउंड इन्वर्जन चल रही है, ओके, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर ड्रॉप्स बिलो इट्स ड्यू पॉइंट। अब जैसे ही ड्यू पॉइंट से कम आएगा तुरंत ही फॉग कंडीशन डेवलप होगा, मतलब जब भी टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो बेसिकली हम वहां पर क्या देखेंगे कि वो फॉग डेवलप हो गया है। यहाँ पर देखो क्या है ग्राउंड इन्वर्जन में, आप कौन सा देख सकते हो, मान लो ये वाला फोटो आप देख सकते हो जो मेराइन इन्वर्जन है, ये एक प्रकार का ग्राउंड इन्वर्जन के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे एक तो सरफेस ठंडे होने की बात हो रही है, दूसरा रीजन ये भी हो सकता है जैसे कि मेरीन बाउंड्री है, तो यूजुअली आप देखते हो कि पानी वगैरह से ठंडी हवाएं बहती हैं हमेशा, तो इसके चलते अगर ऐसा हो कि टेम्परेचर नीचे वाला ठंडा हो जाए और ऊपर बादल के होने से जो भी ऊपर का क्लाइमेट है वो धूप की वजह से गर्मी हो, लेकिन दिन में नीचे की हवाएं काफी ठंडी हो जाए, तो इस केस में टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। अब देखो क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो ऊपर के लैटिट्यूड्स में तो बहुत कॉमन है, मतलब कि जब आप 60 डिग्री लैटिट्यूड में जाओगे, 70 डिग्री लैटिट्यूड में पोल की तरफ बढ़ते हो तो वहां पर टेम्परेचर इन्वर्जन देखना बहुत ही यूजुअल है, क्योंकि वहां का सरफेस अपने आप में बहुत ठंडा होता है। इसके चलते क्या होता है कि सरफेस पर टेम्परेचर कम होता है और ऊपर से सूरज की रोशनी आती रहती है, तो कभी कभी जो भी एटमॉस्फेयर जहां तक भी रेस पहुंच पाती है उस धूप की, मतलब सूरज की, तो अपनी धूप की वजह से, अपनी गर्मी की वजह से वहां पर तो वार्म टेम्परेचर रहता है लेकिन सरफेस का काफी कम हो जाता है। तो सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन ये जो फिनोमेना है ये लोअर और मिडिल लैटिट्यूड्स में मिलते हैं, और लोअर और मिडिल लैटिट्यूड्स में स्पेशली ठंड के टाइम पर और नाइट टाइम पर मिलते हैं, लेकिन जो हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां पर यूजुअली आप हर समय देख सकते हो कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता रहेगा। तीसरा जो है उसको बोलते हैं सब्सिडेंस इन्वर्जन, सब्सिडेंस या फिर अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये देखो अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन कौन सा है, यहाँ पर सिंपल ये हो रहा है कि जब भी एयर डिसेंड करता है, ठीक है, जैसे ही एयर नीचे की तरफ बढ़ेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, चीजें कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है, जैसे ही कंप्रेस होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऊपर की विंटर सन में स्काइज जब ये नीचे की तरफ आती थी पूरा टेम्परेचर जो है मान लो ये ठंडा ही था पूरा, लेकिन जो ऊपर के बादल हैं या फिर ऊपर की जो हवाएं हैं वो जब नीचे आने लगी तो कंप्रेस हुई, और कंप्रेस होने से इनके अंदर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर के बढ़ने से हमने पढ़ा कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीच वाला जो पैकेट है एयर का वो गर्म हो जाता है, और नीचे तो वैसे भी ठंड चल ही रही है तो सर्फेस वगैरह तो काफी ठंडी रहता है, यहाँ पर पूरा आइस से ढका हुआ सर्फेस है, तो इसके चलते नीचे तो ठंड था ही, बस ऊपर भी ठंड था, लेकिन वो नीचे आते आते कंप्रेस हो गया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया इस वजह में। तो यहाँ पर देखो ये भी एक प्रकार का टेम्परेचर इन्वर्जन का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक पतला मास होगा एयर मास का जो कि नीचे सिंक करते करते एल्टीट्यूड में नीचे आते आते लोअर एल्टीट्यूड तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना शो करता है, इसीलिए हम इसको सब्सिडेंस इन्वर्जन बोलते हैं या फिर अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। देखो अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफी ऊपर हो रहा है ना, मतलब जमीन के पास में आके ऐसा नहीं हो रहा है, ऊपर ही हो जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन बोल सकते हैं। सब्सिडेंस इन्वर्जन जो होते हैं वो कहां पर कॉमन है, ठंडियों के दिन में जो भी नदर के कॉन्टिनेंट्स होते हैं जहां पर ड्राई एटमॉस्फेयर है। ड्राई एटमॉस्फेयर यहाँ पर क्यों बोला गया है आप खुद ही समझ में लो कि ड्राई एटमॉस्फेयर होगा तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो वो कंडेंस जो है वो जल्दी से तुरंत ही हो जाएगा, सॉरी कंडेंस नहीं होगा, मतलब कि वो तुरंत ही गर्म हो जाएगा, प्रेशर तुरंत से इंक्रीज हो जाएगा। जब तुरंत से हमको कुछ भी करना होता है तो ड्राई वाला काम आता है, तो इसीलिए जो भी हमारे पास नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट्स के ड्राई एटमॉस्फेयर्स होते हैं वहां पर सब्सिडेंस इन्वर्जन हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर प्रेशर का जो सेंटर है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप ये भी समझो कि हाई प्रेशर एरिया जो होते हैं जहां पर चीजें सबसाइड करती रहती हैं, हमने पढ़ा था ना कि एक हमने क्या पढ़ा था, हाई सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। आप सोचो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर क्या सब्सिडेंस इन्वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, सबसे ज्यादा सब्सिडेंस इन्वर्जन इन्हीं सब जगहों पर जहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर एयर सबसाइड करते हैं, नीचे की ओर आते हैं, जैसे कि नीचे की ओर आते चलेंगे तो वो हो सकता है कि कुछ भी ठंड के टाइम पर या जो भी क्लाइमेट कंडीशन है वहां पर कंप्रेस हो जाए, प्रेशर बढ़ा दे और टेम्परेचर अपनी बढ़ा दे, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन देखने को मिलते हैं। ये ऊपर ही ऊपर देखने को मिलते हैं, इसीलिए अपर सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर एक आखिरी आता है फ्रंटल इन्वर्जन। अब ये फ्रंटल क्यों बोलते हैं, देखो अभी हम लोग टेम्परेट क्लाइमेट में जब घुसेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे, तो टेम्परेट क्लाइमेट मतलब कि जो भी 40 50 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर वाली बातें हैं उनको हम लोग टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर में कंसीडर करते हैं। अब देखो टेम्परेट क्लाइमेट में जैसे हमारे यहाँ हवाएं बहती हैं, वहां पर हवाएं नहीं बहती हैं, बल्कि वहां पर एयर मास का जो एक पैकेट होता है बड़ा सा वो ही शिफ्ट होता है। अब ये जो भी एयर मास का प्रेशर है ना वो कभी कभी क्या हो सकता है कि कोल्ड एयर मास हो सकता है, कभी कभी वार्म एयर मास हो सकता है, और जो भी ये जो एक सरफेस देख रहे हो ना जहां पर ये पूरा कोल्ड मास इसके अंदर बंधा हुआ है, इस पूरे सरफेस को हम लोग बोलते हैं फ्रंट। तो इसीलिए कभी कभी फ्रंटल इन्वर्जन होता है, इस फ्रंट का इन्वर्जन होगा कैसे, अब आप समझो कि मानो कि ये एक स्लोप है, यहाँ पर स्लोप में ये ठंडा वाला है और इधर वाला कोल्ड हटा दो यहाँ पे अभी के लिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर नॉर्मल गर्म हवा आ रही है। तो वार्म एयर जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी तो ये ठंडा है और गर्म हवा वैसे भी ऊपर की तरफ उठती है, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी और यहाँ पर पूरा गर्म हवा बन जाएगा और नीचे से क्या है ठंडी हवाएं हैं, तो गर्म टेम्परेचर और ठंडा टेम्परेचर इन्वर्जन होगा कि नहीं। लेकिन अब ये समझो कि अभी तक हम क्या बातें करते आ रहे थे कि भाई जब भी ऐसा टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो सिस्टम में इंस्टेबिलिटी बनेगी, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस मैंने जो बात की थी आपसे उस टाइम पर, वो एक्सेप्शनल केस यही फ्रंटल इन्वर्जन का है। इसमें क्या होगा कि देखो होता यूं है कि जब भी हमने आपसे भी बात की ना कि जैसे ही अगर हवाओं को अगर आप ठंडा कर दोगे तुरंत ही वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, ठीक है, अगर यही प्रेसिपिटेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होता है तब तो फॉग कंडीशन बनता है। लेकिन अगर गलती से इसको स्लोप मिल गया, स्लोप मिलने से क्या होता है ना कि इसका राइजिंग हो जाता है, और हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी चीजें राइज होते हुए आएंगी तब क्या होगा, आप यूजुअली देखोगे कि उस राइज के होने चक्कर में जब बहुत तेजी से राइज हो जाए, बहुत तेजी से कुछ भी अपलिफ्ट हो जाए तो अचानक से ड्यू पॉइंट अचीव करेंगे, और जब अचानक से कुछ भी चीज होती है तो वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगी, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, मतलब कि जो भी आप फ्रंटल देख रहे होगे ये दो टाइप के फ्रंटल आपको दिख रहे हैं, एक तरफ जो कोल्ड फ्रंटल है वो थोड़ा कॉन्वेक्स शेप का है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो कोल्ड फ्रंटल है ये थोड़ा स्लोपी सरफेस का, ये बोल सकते हैं, मतलब स्लैंट सरफेस है थोड़ा सा। दोनों में अंतर ये है कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है, जब भी कोल्ड एयर मास की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ये कॉन्वेक्स शेप में आगे बढ़ेगा ना, मतलब आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही बात है कि जब भी ये शांत से आगे बढ़ रहा है, अपनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, तो कोल्ड जो है वो थोड़ा सा ऑक्लूडेड होगा, मतलब थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का होगा। इस तरीके से जब कोल्ड वाला इतना तेज नहीं है, वार्म करंट जो है वो थोड़ा तेज आता है, वो जब वो तेजी से आएगा ना तो कोल्ड का जो फ्रंट है वो फ्रंट हमेशा ऐसा स्लोपी सरफेस बनेगा। तो
इन सब केसेस में किसमें बारिश होगी किसमें नहीं होगी आप खुद ही समझ सकते हो। जब स्लोप इतना ज्यादा ना हो कि वो तेजी से ठंडा हो पाए, तुरंत ड्यू पॉइंट अचीव हो पाए और बारिश हो, तब उस टाइम पर बारिश नहीं होगी। लेकिन जब कोल्ड एयर मास अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका स्लोप देख लो आप ऐसा है, मतलब कि नॉर्मली टेम्परेचर तुरंत के तुरंत, मतलब यहाँ पर जो भी टकराएगा तुरंत ऊपर उठ जाएगा, जैसे ही टकरा है तुरंत ऊपर उठ जा रहा है। तो ये जो ड्यू पॉइंट अचीव करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो घनघोर मोटा बादल बनेगा और ये मोटे बादल से खूब सारा बारिश भी होगा इस ठंडे वाले जगह पर। तो देखो ये एक प्रकार का इनस्टेबल कंडीशन है जो कि टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण आता है। ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब कि टेम्परेचर इन्वर्जन तो अपने आप में एक्सेप्शनल केस था ही, उस एक्सेप्शनल केस में हम स्टेबिलिटी देख रहे थे और उसका भी एक एक्सेप्शनल केस है ये फ्रंटल इन्वर्जन बनना, ये डेवलप होना। तो इस बेसिस पर आप टेम्परेचर इन्वर्जन को भी समझ सकते हो कि फ्रंटल इन्वर्जन पर कैसे बनता होगा। ठीक है, तो इतनी ही बातें थी यहाँ पर। ओके, तो देखो यहाँ पर जितनी भी अभी तक हमने बातें की हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस भी अभी हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें मैं आपको समझा पाया हूँ उसकी इमेज आपके दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से बन गई होगी। लेकिन फिर भी हम एक एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं जिसके बेसिस पर सारा फंडा हमारा बिल्कुल क्लियर भी हो जाए और 2 से 3 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखो इसमें अर्थ जैसा दिखा रहा है उसको देखते चलते हैं बस सिंपली। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर की बात। ठीक है, ट्रोपोस्फियर की अगर हम बात देखेंगे तो ये कितना ऊपर तक जा रहा होगा। नॉर्मली जब भी हाइट के हिसाब से, जैसे कि हम बता रहे थे टेम्परेचर इन्वर्जन कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर इन्वर्जन तो यहाँ पर ही हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में ही हो रहा है। अभी इसकी चर्चा आखिर में मैं कर भी लेता हूँ। फिलहाल के लिए आप नीचे वाले लेयर में पढ़ो कि ट्रोपोस्फियर जो है लगभग ऑन एन एवरेज 10 किलोमीटर की हाइट तक होता है। इसी के अंदर हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन के पूरे फिनोमेना को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है हम ये समझते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है कि दिन में सर्फेस गर्म होता है और इसके चलते ऊपर हमारा कोल्ड एयर रहता है और नीचे हमारा वार्म एयर रहता है। लेकिन कभी कभी जब ये रात का सिचुएशन आता है तो क्या होता है कि हवाएं नीचे की तरफ ठंडी हो जाती हैं और ऊपर गर्म हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर इन्वर्जन हमको यूजुअली रात में देखने को मिलता है। और हमें एक बात ये भी पता है कि जैसा कोल्ड एयर होगा, ये कोल्ड एयर की डेंसिटी जो है ये वार्म एयर से ज्यादा होगी। तो क्या होगा कि वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर उठता रहेगा, ये ऊपर जा रहा है ना, बायन्स फोर्स यहाँ पर लगेगा थोड़ा थोड़ा, और कोल्ड एयर जो है वो ऊपर के ऊपर ही मेंटेन रहेगा। ये तो नॉर्मल जिंदगी है। लेकिन अगर हम इसके एक और फॉर्म में आए तो क्या होगा कि इसके ऊपर तो वार्म सिचुएशन है, अब यहाँ से एक्सपेंशन, जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं तो हमने क्या पता कि एक्सपैंड होता है यार, तो देखो एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक्सपैंड होते होते इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? यही हमारा ट्रोपोपॉज है। इसके ऊपर इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके ऊपर तो वार्म क्लाइमेट है ना, इसके ऊपर से तो डेंसिटी इसकी और कम होगी तो नीचे की तरफ आने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये इधर और इधर बढ़ने लगता है। ये आपको बादल कभी भी आपको दिखे तो आप समझना कि एक तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होगा इतना ऊंचा, और ये जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल शेप। अभी हम जब भी क्लाउड पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस इमेज को आप बहुत बढ़िया से अपने मन में संजो के रखो कि हमेशा ऐसे जो बेंड हो रहा है ट्रोपोपॉज के इधर उधर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोल्ड है और ऊपर हमारा जो ट्रोपोपॉज के ऊपर का सिचुएशन है वो हमारा वार्म है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन देखने को मिलता है। अब देखो दो कंडीशन हमारे सामने आते हैं। अगर दो कंडीशन में ऐसा है कि जो कोल्ड फ्रंट है हमारा, या फिर ऐसा समझो कि जब भी हमारा इन्वर्जन है, अगर बादल जैसा, सॉरी इसको मैं फिर से दिखाता हूं आपको। देखो जैसे कि यहाँ पर ये बड़ा क्लाउड बन गया तो यहाँ पर आप देख रहोगे कि एक अच्छा खासा इसको हाइट मिला है, तब जाके बारिश हुई है यहाँ पर। लेकिन अगर ये कोल्ड और वार्म करंट तुरंत की तुरंत ही मिल जाए, मतलब कि बहुत हाइट पर ना हो और नीचे ही ऐसे मिल जाए जब बादल इतना ज्यादा बन ना पाए, कंडेंस हो ना पाए, तो स्टेबल कंडीशन बनेगा। बादल भले ही दिखेंगे आपको लेकिन बारिश नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो जब भी जो बारिश करेगा ना, आप देखोगे कि उसके पास अ लो इनफ इन्वर्जन विल प्रिवेंट कन्वेक्टिव क्लाउड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग शावर्स। इसका मतलब है कि अगर ये लो इनफ इन्वर्जन है, यहाँ पर इन्वर्जन काफी कम एरियाज में ही हो जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, बारिश वगैरह नहीं होगी, स्टेबल कंडीशन होगा। जब ऐसा कंडीशन काफी ज्यादा हो, मतलब कि इन्वर्जन बहुत लंबे दूर तक चल रहा है, तो इस केस में बारिश भी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो इसमें ये बताया जाता है कि ये बादल वाला फॉर्मेशन तो हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं नॉर्मली ठंड के टाइम पर, जैसा कि मैंने बताया कि सरफेस जल्दी ठंडा हो जाता है और यहाँ पर ठंड होती है, और इस ठंड के चलते सरफेस में तुरंत ही ड्यू पॉइंट अचीव होता है। नॉर्मली ऐसे ही टाइम पर जब दिन का टाइम भी होता है तो एक कैप की तरीके से काम करता है। मैंने आपको समझाया था वार्म करंट, देखो वार्म करंट कैप की तरीके से काम करता था और स्मोक्स वगैरह को भी वही कलेक्ट करने लगा, जिसकी वजह से स्मोक, डस्ट पार्टिकल सब ट्रैप होते जाएंगे। ग्राउंड इन्वर्जन की हम बात कर रहे थे तो ग्राउंड इन्वर्जन में भी सिंपल यही था कि रात के टाइम पर सरफेस जो है वो कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जल्दी से रेडिएट कर देता है। अगर क्लियर स्काई है तो देखो क्लियर स्काई है, बिल्कुल बादल वगैरह कुछ नहीं है, तो काम नाइट हो, क्लियर नाइट हो, तो क्या होगा कि सरफेस काफी ठंडा हो जाएगा और इसके चलते जो भी हीट रेडिएशन है वो जल्दी से निकल जाएंगे। अब देखो इसका धीरे धीरे हीट रेडिएट होता रहा और ठंडापन ऊपर की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन नीचे से जब और भी ठंडा होगा तो नीचे वाले सरफेस पर फॉग बन जाएगा। ठीक है, ये फॉगी सरफेस बनेगा और ऊपर कोल्ड टेम्परेचर रहेगा और उसके ऊपर हमारा वार्म टेम्परेचर रहेगा। तो ये भी प्रकार का टेम्परेचर इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट जो कि टेम्परेट रीजन में मिलेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि जहां पर भी हाई प्रेशर जोन होगा, उस हाई प्रेशर जोन में भी आपका एयर जो है वो सबसाइड करता है, नीचे की तरफ सिंक करता है, तो उसमें भी सिंक करते करते अपने प्रेशर को वो बढ़ाएगा, हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा और हाई प्रेशर सिस्टम पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कुछ इस तरीके से आप देखो ये एयर सबसाइड कर रहा है, सबसाइड करते करते गर्म हो गया, यहीं पर गर्म हो गया। तो ये अपर लेयर वाला जो हम समझा रहे थे ना, तीसरा टाइप जो हम पढ़ रहे थे वही तीसरा टाइप है, और नीचे तो सरफेस ठंडा है ही है। ऊपर से आते आते फिर से दिखाता हूं मैं चीज को, ऊपर से आते आते ये जैसे ही नीचे आया आप देखो कि ये गर्म हो गया, क्योंकि ये कंप्रेस हो गया होगा, कंप्रेस होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और नीचे तो ठंडा था ही, ये भी एक प्रकार का टेम्परेचर इन्वर्जन बना देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन एक बन गई। तो इतनी सारी कंडीशन, अभी एक वो फ्रंट वाला भी बचा हुआ है ना, तो ठीक है फ्रंट वाला भी देख लेते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन यहाँ पर और भी खतरनाक हो सकता है जब बीच में क्लाउड्स वगैरह आ जाए, तो एकदम ही डिस्टिंक्ट कर देगा इन दोनों चीजों को, और फिर और भी नीचे यहाँ पर फॉगी कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। अब फ्रंटल इन्वर्जन जो है वो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास से कोलाइड होने से भी बनता है। अब देखो यहाँ पर जो भी कोल्ड एयर मास है, अगर उसके ऊपर तुरंत ही देखो, अभी यहाँ पर फोटो भी अभी वीडियो चलेगा उसके बेसिस पर हम समझते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा कि कोल्ड फ्रंट है, अगर स्लोप इतनी ज्यादा है या फिर ऑक्लूडेड है ये, तो ये ऊपर की तरफ वार्म में तुरंत ही राइज करेगा। जैसे ही राइज करेगा ड्यू पॉइंट अचीव होगा, ड्यू पॉइंट अचीव होते ही यहाँ पर बादल बनना शुरू हो जाएगा, और बादल जैसे ही बनना शुरू हो जाएगा, ये जब अगर ऊपर हाइट तक काफी हद तक बढ़ गया तो यहाँ पर बारिश भी होने लगेगा। ठीक है, तो इतनी ही बातें करनी थी मुझे। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। कल के लेक्चर से भी मिलेंगे क्वेश्चंस, जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंडेंसेशन प्रोसेस इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन सा एटमॉस्फेयर का प्रोसेस है जो कि कंडेंसेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्या एयर का वॉल्यूम ऐसा कर सकता है, क्या टेम्परेचर ऐसा कर सकता है, क्या ह्यूमिडिटी ऐसा कर सकता है? बताओ आप क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही जवाब, तीनों ही कर सकते हैं। एयर का वॉल्यूम भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर भी और ह्यूमिडिटी भी। हमने देखा ना ड्राई और वेट कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर में कम और ज्यादा, और वॉल्यूम कैसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने से भी कंडेंसेशन होता है। तो इस बेसिस पर भी आप देखोगे कि तीनों ही ऑप्शन सही मिलेंगे, मतलब कि ओनली मतलब ये जो सी ऑप्शन है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। विद रेफरेंस टू हीट बजट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हीट बजट जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन हो सकती है कि इट रिफर्स टू टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। क्या ये हीट बजट है क्या? ये तो अधूरी बात है ना भाई, बताओ तो ये लॉन्ग फॉर्म्स आ तो गए, ये जाएंगे कहां? तब तो हीट मेंटेन होगा तब हीट बजट पढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट रिफर्स टू द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द अर्थ, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन बना रहा है कि कितना अर्थ लॉस करता है, तो ये भी हीट बजट नहीं होगा।
इट रिफर्स टू द बैलेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ एंड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड। बाबा ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, मतलब सही है, चौथा भी पढ़ लेते हैं रिचुअल के हिसाब से कि इट रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द, अब वही बात कर रहा है कितना प्रोपोर्शन में रिफ्लेक्शन होता है, ये सब हीट बजट सिंपल ही बैलेंस बनाने का काम करता है। हीट बजट हमारे यहाँ कि 100% आता है और 100% हमने देखा कि बाहर जाता है, उसका पूरा हिसाब किताब लिखा जोखा है हमारे पास, वही होता है हमारा हीट बजट। जैसे कि इकोनॉमिक बजट आता है वैसे ही हमारा यहाँ पर हीट बजट आता है। यहाँ पर आप देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइडियल कंडीशन फॉर टेंपरेचर इन्वर्जन टू अकर। क्या हो सकता है आइडियल कंडीशन? तो अभी तीन कंडीशन हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि भाई अगर रातें बहुत लंबी हो जाए तो होगा ऐसा, लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है दिन लंबा हो जाए, गलत है ये। क्लाउडी स्काई, अभी हमने पढ़ा कि भाई साफ बादल होना चाहिए, चांद तारे दिखते रहने चाहिए ताकि हीट रेडिएट हो पाए वापस एटमॉस्फेयर, मतलब ये भी गलत। सी, अब ये तो एक सही होना पड़ेगा इसको, काम अनस्टेबल एयर हमने पढ़ा था, तो ये ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी जो है यहाँ का वो सबसे सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन, या फिर पता नहीं सीक्वेंस में क्या था, यहाँ चौथा पता नहीं कैसे आ गया कि बिटवीन हाइट्स ऑफ 20 to 50 किलोमीटर इन द स्ट्रेटोस्फीयर द टेंपरेचर राइज फ्रॉम -55 डिग्री सेल्सियस टू -0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कैसे हो गया भाई, इतना तेजी से 20 से 50 किलोमीटर के स्ट्रेटोस्फीयर वाले रेंज में ऐसा कौन प्रेजेंट है? तो बताओ कि भाई प्रेजेंस कौन है? ओजोन गैस प्रेजेंट है और क्या, वही अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप करता है, टेंपरेचर बढ़ाता है। फिर एक लिस्ट है, लिस्ट 2 के साथ आपको बताना है कौन सा लिस्ट आपस में मैच करता है। इसमें बोल रहा है कि एयर मूविंग फ्रॉम हाई एरिया टू लो एरिया along the वैली फ्लोर, मतलब कि अगर हाई एरिया से लो एरिया में वैली में अगर ऐसा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एयर ड्रेनेज इन्वर्जन बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं क्या, आप बताओ? हाँ जी बोलते हैं। फिर इंटेंस कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू रैपिड रेडिएशन, तो इसको सरफेस इन्वर्जन बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। फिर वार्म एयर ब्लोज ओवर कोल्ड एयर, जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं के ऊपर, तो एडवेक्शन इन्वर्जन था, बिल्कुल सही बोल रही है, मतलब 3 तो सही हो गए, 1 2 3 से करेक्ट आंसर, बी या सी में से कुछ हो सकता है। कोल्ड एयर मास पुशेस अप द वार्म एयर मास, इसको फ्रंटल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बात है, चारों के चारों लिस्ट जो है वो अपने आप में मिलते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। आप चारों को एक पेज में भी अगर पढ़ना चाहो तो इस क्वेश्चन को हमेशा मार्क कर लेना कि रिवीजन पर्पस के लिए ये क्वेश्चन जरूर देखे जाएंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पर ये चारों नाम फटाफट से सामने सामने मिल जाएंगे, आपको तुरंत आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि रेगुलर फॉल ऑफ टेंपरेचर विद हाइट इन ट्रोपोस्फियर इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। अगर टेंपरेचर गिर जाए, जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ती जा रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैप्स रेट। क्या ये सही है? नॉर्मल लैप्स रेट इसी को बोलते हैं क्या? तो बिल्कुल सही है ना, पॉजिटिव लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट उसी को तो बोलते हैं। फिर राइज इन टेंपरेचर विद हाइट इज कॉल्ड टेंपरेचर इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ टेंपरेचर। वाह, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन आज बहुत सही बोल रहा है, कभी गलत नहीं बोल रहा है, बहुत सारे स्टेटमेंट सही हो जा रहे हैं। ये देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर ऑफ द एयर, और इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें हैं? एल्टीट्यूड अबव द सी है क्या, मॉइस्चर इन द एयर, रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्लाइमेटोलॉजी, कौन कौन सी है? ऑब्वियसली बात है, चारों ही सही है। एल्टीट्यूड भी, एल्टीट्यूड के चेंज होने से भी टेंपरेचर वगैरह में चेंजेस आ सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आएगा। मॉइस्चर कैसे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मॉइस्चर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, वेट और ड्राई भी हमने पढ़ाई है। अर्थ के रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स वगैरह, एडवेक्शन करंट, या फिर जो भी डायनामिक इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं तो वो अर्थ के रोटेशन से मिलेगा, और क्लाइमेटोलॉजी से भी मिलेगा, ठीक है। तो इन चारों स्टेटमेंट में सही है सभी बात, तो हम इसे बोलेंगे कि चौथा ऑप्शन, मतलब कि ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया आज का डिस्कशन। तो आज के डिस्कशन में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूं कि आपको टेंपरेचर इन्वर्जन समझ में आया होगा।